Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Limitation Act. देखिए अभी हमारा सीआरपीसी का कंसेप्ट चल रहा है, तो उसके साथ साथ लैंडमार्क जजमेंट्स में आपसे डिस्कस करवा रही थी, उसकी भी सीरीज जो अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे लगा कि सीआरपीसी के साथ साथ एक छोटा सा एक्ट हम साथ में कंटिन्यू करते हैं, जिससे हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और जब हमारा सिलेबस कवर हो जाता है, कुछ एक्ट्स हम कवर कर लेते हैं, तो हमें ये लगने लग जाता है कि हाँ हमारा सिलेबस अब कवर हो गया, तो कुछ भी नहीं रहा, थोड़ा सा सिलेबस रहा है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि सीआरपीसी जो है लेंथी सब्जेक्ट है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसके साथ साथ हम छोटे छोटे एक्ट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने मुस्लिम लॉ को आपको कवर करवा दिया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के मैंने सारे के सारा पूरा एक्ट जो अच्छे से कवर करवाया है। अब अगर हमारा लिमिटेशन एक्ट कवर हो जाता है, तो इसके बाद हम पार्टनरशिप एक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट क्या है, एक छोटा सा एक्ट है, इसमें ज्यादा सेक्शंस भी नहीं है, इसमें मुश्किल से 31 सेक्शंस को हमें पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा एक शेड्यूल है, शेड्यूल में जो है 137 आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो एक टाइम पीरियड बताते हैं कि किस टाइम पीरियड के हिसाब से हम कितने टाइम में अपील फाइल कर सकते हैं, कितने टाइम में सूट फाइल कर सकते हैं। अगर हम बात करें लिमिटेशन एक्ट की, तो लिमिटेशन एक्ट का जो एनफोर्समेंट है वो 1/1/1964 को है। हालांकि एक्ट नंबर 1963 इसका एनफोर्समेंट जो ईयर है और डेट है वो आपको एक बार माइंड में जरूर रखनी पड़ेगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का, कि इस एक्ट को क्यों लेके आया गया। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्ट है कि जो भी इंटरेस्ट है सोसाइटी का, उसको देखा गया है। ये ऑब्जेक्ट मैंने पहले से ही नोट करके रखे, क्योंकि जब मैं यहाँ टाइप करती हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है, तो मुझे लगा क्यों ना हम उस टाइम को यूटिलाइज कर लें और उसकी जगह अपना कुछ सिलेबस कवर कर लें। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन द लैटिन मैक्सिम दैट इज इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिस लिथियम। इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी की का इंटरेस्ट, किसी का उससे हक जुड़ा हुआ है। रिपब्लिक मतलब है सोसाइटी एज लार्ज, एट लार्ज सोसाइटी एज ए होल। उट सिट फिनिस लिथियम, फिनिस का मतलब फिनिश होना, लिथियम का मतलब जो लिटिगेशंस है। तो इस मैक्सिम का अर्थ है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज होल, पूरी सोसाइटी के समझते हुए लिटिगेशन मस्ट कम टू एन एंड। लिटिगेशन है जो हम शिकायतें करते हैं, जो कंप्लेंट करते हैं, जो सूट फाइल करते हैं, जो केस फाइल करते हैं, जो अपील करते हैं, जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसको जो है एंड होना चाहिए उसका। अगर मान लो लिमिटेशन पीरियड ना हो, तो कोई व्यक्ति जिसका आज कोई मैटर था वो 20 साल बाद आके खड़ा होता है कि मेरा ये मामला है जी, मुझे कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए। अगर कोर्ट बार बार ऐसे कोई भी व्यक्ति उठ के आ जाएगा और वो अपनी सुनवाई करवाने लगेगा, तो फिर तो कोर्ट के जो 3 करोड़ से ऊपर जो जजमेंट जो केसेस पेंडिंग पड़े, तो वो तो लेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला जो रीजन रहा है इसका, तो पहला रीजन रहा है इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट फिनिस लिथियम। जो इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है उसको देखा जाना, और लिटिगेशन मस्ट कम टू एन एंड, लिटिगेशन जो है वो फिनिश होनी चाहिए। सेकंड है विजिलेंटिवस नॉन डोरमेंटिवस जूरा सबविएनेंट। इसको आप याद कर लेना। विजिलेंटिवस मतलब विजिलेंट है जो व्यक्ति, नॉन डोरमेंट, डोरमेंट क्या होता है, सुप्तावस्था। जूरा सबविनियंट, सबविनियंट का मतलब है कि उसका कोई राइट है उससे जुड़ा हुआ। कहने का मतलब कि लॉ असिस्ट दोज, लॉ सिर्फ उनके हक में फैसला देता है, उनके हक में होता है। दोज दैट आर विजिलेंट विद देयर राइट्स, जो अपने राइट्स के साथ विजिलेंट है। विजिलेंट का मतलब जागरूक है, जो अपने राइट के प्रति जागरूक है, उन्हीं को ही लॉ जो है असिस्ट करता है, उन्हीं को ही लॉ उनकी बात सुनता है। एंड नॉट दोज, उन व्यक्तियों की बात नहीं सुनेगा, स्लीप देयर अपन, जो उस पर सोए रहते हैं, जो डोरमेंट अवस्था में, सुप्ता अवस्था में है। जो कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर सुप्ता अवस्था में है, तो उसको जो है कोर्ट भी किसी प्रकार का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगी। लॉ सिर्फ उन्हीं लोगों को असिस्ट करेगा जो व्यक्ति विजिलेंट है, जो जागरूक है, और जो व्यक्ति जागरूक नहीं है तो उसको लॉ प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मेन जो ऑब्जेक्ट है लिमिटेशन एक्ट का, वो टोटली इन दो लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है। इनको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि अगर लिमिटेशन पीरियड कुछ डिसाइड ना होता तो सोसाइटी का इंटरेस्ट होने वाला ही नहीं था, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी टाइम आकर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। इसी तरीके से सेकंड, इसलिए लिमिटेशन का ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट माना गया कि जिस व्यक्ति को अपने लिमिटेशन पीरियड का पता नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि मुझे कितने टाइम में सूट फाइल करना है, कितने टाइम अपील फाइल करनी है, तो वो अगर वहां पर जागरूक ही नहीं है, उस बारे में चेतन अवस्था में नहीं है, सुप्ता अवस्था में, तो उसको भी कोर्ट जो है किसी प्रकार का लॉ जो है वो राइट प्रोवाइड नहीं करेगी। अब अगली हम बात करते हैं, जब अगर आपके पास बेरक्ट हो, आप पहले तो बेरक्ट ले लीजिए अपने पास। लिमिटेशन एक्ट का जब आप बेरक्ट अपने पास रखते हो, तो उसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया होता है। उस इंट्रोडक्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जब 1963 का एक्ट आया, उससे पहले इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 भी था।
तो ये जो एक्ट आया 1963, ये थर्ड रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन के आधार पर आया, कि थर्ड रिपोर्ट जो लॉ कमीशन की थी उसके आधार पर ये एक्ट लाया गया। इससे पहले जो लिमिटेशन एक्ट 1901 था उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, और उन मॉडिफिकेशन के बाद द लिमिटेशन, पहले वाला इंडियन लिमिटेशन एक्ट था, लेकिन अब वाला क्या था, लिमिटेशन एक्ट 1963 है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जो भी किसी एक्ट में कोई प्रोविजन दिए गए हैं, कोई लॉ से रिलेटेड, लिमिट से रिलेटेड दिए गए, लिमिटेशन पीरियड अगर कहीं मेंशन किया गया वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज अगर कोर्ट चाहे तो उसके पास कोई इनहेरेंट पावर नहीं है कि वो किसी भी लिमिटेशन पावर को ओवरराइड कर सके। तो कोर्ट की इनहेरेंट पावर नहीं है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्री के एग्जाम की ये लाइन है, द कोर्ट हैज नो इनहेरेंट और जनरल पावर, और ओवरराइडिंग पावर नहीं है कि वो किसी भी लिमिटेशन पीरियड को ओवरराइड कर दे। जो लिमिटेशन एक्ट में जो मेंशन किया गया उसी के हिसाब से लिमिटेशन पीरियड जो एक्सरसाइज किया जाएगा। उसके अलावा लिमिटेशन जो है पीरियड को आप ये कहो कि एक्सरसाइज करे तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकती कोर्ट अपने बेस पर। तो जो लिमिटेशन पीरियड डिसाइड होगा जो मेंशन किया गया एक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट को अपनी पावर को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट नंबर है ये 1963 का एक्ट नंबर है 36। तो इसको भी आप माइंड में, राजस्थान ओलंपिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें लिमिटेशन एक्ट 1963 कब ये लागू हुआ, तो इसके बारे में जो एनफोर्समेंट है वो हम आगे देखेंगे कब लागू, कहां से मेंशन हुआ। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। कंसोलिडेट का मतलब है कि जितने भी लिमिटेशन से रिलेटेड जो कुछ भी प्रोविजन है उन सबको कंबाइन किया गया, इकट्ठा किया गया, और लिमिटेशन के जो पहले कोई एक्ट था उसको अमेंड किया गया। और लिमिटेशन ऑफ, इसकी लिमिटेशन डिसाइड कर रहा है ये, सूट की लिमिटेशन डिसाइड कर रहा है, और अदर प्रोसीडिंग की। और अदर प्रोसीडिंग में आप कह सकते हो अपील हो सकती है, कोई एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, कोई पेटिशन फाइल हो सकती है। तो इस प्रकार से सूट और अदर प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो कोई भी पर्पज है उससे रिलेटेड कुछ भी बातें जुड़ी हुई उन सब के लिए ये एक्ट जो है कंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेट का मतलब है ये एग्जॉस्टिव है। तो इस एक्ट को आप क्या कहोगे, एग्जॉस्टिव कहोगे। सेकंड, ये जो एक्ट है लिमिटेशन एक्ट जो है वो लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी का मतलब लॉ ऑफ द कोर्ट, लॉ ऑफ द फॉर्म, कि कोर्ट का ये लॉ है, कोर्ट के अंदर किस प्रकार से लॉ को लागू किया जाएगा, लिमिटेशन पीरियड को वो डिसाइड किया जाएगा। फिर ये एक एडजेक्टिव लॉ है। एडजेक्टिव का मतलब प्रोसीजरल लॉ। इसमें सब्सटेंटिव लॉ इसे आप नहीं कहोगे। सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है, किसी व्यक्ति के राइट्स और ड्यूटी का वर्णन किया जाता है और उसी के बेस पर वो कोर्ट में क्लेम करता है। तो ये लिमिटेशन एक्ट जो है एक एडजेक्टिव लॉ है। एडजेक्टिव यू अंडरस्टैंड विद दैट द प्रोसीजरल लॉ, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। तो ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट लिमिटेशन एक्ट का। तो आज का इस बेसिक कंसेप्ट को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 जो है अच्छे से उसमें डिस्कस हो जाएगा। तो अगर आपको आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। जो भी आपके फ्रेंड है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, तो उनको ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है। कोरोना का इश्यू काफी बढ़ रहा है, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।